अस्सलाम वालेकुम। सिटी पब्लिक लाइब्रेरी मस्जिद शाहुल सदर बाज़ार दिल्ली 6 से मैं मोहम्मद जावेद एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इस मरतबा थोड़ी सी देरी के लिए माजरत ख्वाह हूँ। गुजारिश कि हमारे इस CPL चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ सकें। जज़ाकल्लाह। आज जिस शख्सियत का इस सीरीज़ में तारुफ होने जा रहा है वो डॉक्टर मग़फ़ूर अहमद एजाज़ी साहब हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मग़फ़ूर अहमद एजाज़ी एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम हमेशा जंग आज़ादी और इसकी तहरीक जद्दोजहद से जुड़ा रहेगा। तारीख़ के सफ़ात से इनके अहम किरदार को मिटाने की तमाम तर कोशिशें बेकार साबित होंगी। डॉक्टर मग़फ़ूर अहमद ने न सिर्फ जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया बल्कि मुल्क की तक़सीम के तय दर पे ताकतों को हराने की भी पुरज़ोर कोशिश की। मोहम्मद अली जिन्ना और इनके हिमायतियों के ख़िलाफ़ इन्होंने एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसने महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर जगह हिमायत की और मुसलमानों को इसकी मदद और आनत के लिए सामने लाने की भरपूर कोशिश की। हिंदुस्तान में बढ़ते हुए फ़िरक़ावाराना फ़सादात के बाद भी मुल्क पर इनका एतमाद नहीं डगमगाया और इनको हमेशा ये यकीन रहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हुए ही मुल्क में आगे बढ़ सकते हैं और मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। वो पैदाइशी तौर पर निडर और इनकलाबी शख्सियत के मालिक थे। शायद यही वजह है कि वो बहुत कम उम्र से ही तहरीक आज़ादी के जंग में शरीक हो गए। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 की मुखालफत की थी। इसको रोलेट एक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा कानून था जो शख्सी आज़ादी को सलब कर लेता था और हुकूमत को यह अख्तियार दे देता था कि किसी को भी महज शुबे में गिरफ़्तार कर सके और इसको बग़ैर मुकदमा चलाए जेल में रख सके। रोलेट एक्ट के पास करने का मकसद महज ये था कि मुल्क में शख्सी आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके और आज़ाद पसंद कौम परस्त ताकतों को कंट्रोल में किया जा सके जो बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ ख़तरा बनती जा रही थी। इस एक्ट से बरतानवी साम्राज्य को पूरी आज़ादी मिल गई कि वो जो चाहे करे। मग़फ़ूर अहमद एजाज़ी मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला के धौली गांव में 3 मार्च 1900 में पैदा हुए। इनका ख़ानदान इलाके का मशहूर ज़मींदार और मालदार ख़ानदान था। इब्तिदा में तालीम के लिए इनके अब्बू मौलवी हुसैनुद्दीन हुसैन ने इनको एक मदरसे में भेजा, लेकिन इसके बाद नॉर्थ ब्रॉक ज़िला स्कूल में इनका दाखिला कराया, लेकिन रोलेट एक्ट के मुखालफत करने की वजह से दरभंगा के इस स्कूल से इनका अखराज कर दिया गया। बाद में इनका दाखिला पूसा हाई स्कूल में कराया गया जहां से इन्होंने हाई स्कूल किया। मज़ीद तालीम के लिए BN कॉलेज पटना में इनका दाखिला हुआ। मग़फ़ूर अहमद एजाज़ी ने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए वक्फ़ कर दी। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद बन गया। आज़ादी और तहरीक आज़ादी को किस कदर अजीज़ थी कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शादी के मौके पर इन्होंने और इनकी दुल्हन अज़ीज़ुल फ़ातिमा दोनों ने खादी का हाथ से बना हुआ शादी का जोड़ा पहना। निकाह के बाद इस तकरीब ने जंग आज़ादी की एक तकरीब की शक्ल अख्तियार कर ली जिसमें साम्राज्य मुखालिफ नारे लगाए गए। 21 साल की उम्र में 1921 में वो पूरी तरह आज़ादी के लिए की लड़ाई के में शरीक हो गए और महात्मा गांधी के अदम ताउन तहरीक का अहम हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने रामायण मंडल के ज़रिए से लोगों में तहरीक और अदम तहरीक में हिस्सा लेने के जज्बे बेदार किया। इन्होंने मुठैया तहरीक के ज़रिए से आज़ादी के लिए माशी इमदाद हासिल करने का प्लान बनाया। मुठैया का मतलब था कि खाना बनाते वक्त एक मुट्ठी खाना तहरीक आज़ादी के लिए अलग कर दिया जाए। एक दिन एजाज़ी बग़ैर इत्तला के अपनी चचाजाद बहन के यहाँ पहुँच गए। इन्होंने बहन से मुठैया मांगी लेकिन जवाब नफ़ी में मिला। थोड़ी देर बाद इनकी बहन ने इनको पहचाना और इनसे खाना खाने की दरख्वास्त की, लेकिन एजाज़ी ने बहन के यहाँ न सिर्फ खाना खाने से इनकार किया बल्कि इसका पानी पीने से भी मना कर दिया।
सिर्फ इस वक्त वो बहन खाना खाने के लिए तैयार हुए जब बहन ने हर खाने के वक्त मिठाइयाँ अलग करने का वादा किया। इन्होंने सरोजिनी नायडू के ज़रिए शुरू किए गए सेवा दल को भी ताकत बख्शी और जल्द ही एजाज़ी फ़ौज नामी तंजीम की इब्तिदा की। इसका मकसद नौजवानों में आज़ादी का मादा पैदा करना था। एजाज मुल्की मंजरनामे पर 1921 में अहमदाबाद में मुनक्किदा कांग्रेस सेशन के दौरान सामने आए। वो हिंदुस्तान के लिए अंदरूनी खुद मुख्तारी डोमिनियन स्टेट की मुखालिफ थे। बहुत से कांग्रेसी रहनुमा बशमूल मोतीलाल नेहरू इस फिक्र के हामी थे कि हिंदुस्तान को अंदरूनी खुद मुख्तारी अता कर दी जाए, लेकिन एजाज़ी का मानना था कि हिंदुस्तान को बरतानवी तसल्लुत से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहिए और ये कि बरतानवी साम्राज्य को हिंदुस्तान पर एक दिन के लिए भी कब्ज़े का हक़ नहीं है। शायद अंदरूनी खुद मुख्तारी ही वो वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने सफ़े अव्वल के बहुत से कांग्रेसी लीडरों की मुखालफत की। ये वो कांग्रेसी लीडर थे जो सिर्फ नाम के खुद मुख्तारी को आज़ादी समझकर इसके लिए तैयार हो बैठे थे। इन्होंने मौलाना हज़रत मोहानी की मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ की खुलकर हिमायत की और इस बात पर पूरा जोर दिया कि अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी देना होगी। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की और पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करनी शुरू की तो एजाज़ी ने खुलकर जिन्ना और मुस्लिम लीग की मुखालफत की। इसी मुखालफत को और मजबूत करने के लिए एजाज़ी ने जमहूर मुस्लिम लीग के नाम से एक तंजीम खड़ी की जिसका काम ही मुस्लिम लीग और जिन्ना की फ़िक्र की मुखालफत और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करना था। और डॉक्टर एजाज़ी ने पूरे बिहार और बिहार के बाहर मज़दूरों को मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों पर इकट्ठा करना शुरू किया और इन लोगों को कांग्रेस के झंडे तले एक साथ लाने की कोशिश की। इन्होंने मुख्तलिफ़ मज़दूरों की तंजीमें कायम की और मज़दूरों को कांग्रेस के साथ लाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। इन्होंने मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन, नॉर्थ बिहार रेलवे लेबर यूनियन, मोतीपुर शुगर फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन और रिक्शा पुलर्स यूनियन जैसी तंजीमें बनाई। इनके अलावा दूसरी मज़दूर तंजीमों को भी एजाज़ी ने मुख्तलिफ़ तरह से कायम करने में ताउन किया। एजाज़ी ने उर्दू ज़बान को तरबीज और तरक्की के लिए बहुत कोशिश की। ये जंग आज़ादी की अहम तरीन ज़बान थी। इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है कि जंग आज़ादी में उर्दू ज़बान ने मुख्तलिफ़ तबक़ात को जोड़े रखने में एक अहम किरदार अदा किया था। इस वक्त उर्दू पूरे शुमाली हिंदुस्तान की सबसे अहम ज़बान थी और आम लोग इसी में बातचीत करते थे। यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में यही ज़बान बोली और समझी जाती थी। हैदराबाद और महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में भी यही ज़बान राइज थी। एजाज़ी अंजुमन तरक्की उर्दू के बानियों में से थे और जब पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1936 में मुनक्किद हुई तो एजाज़ी को अंजुमन तरक्की उर्दू का नायब सदर चुना गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने की थी, लेकिन आज़ादी के बाद एजाज़ी हुकूमती ओहदों से करीब नहीं हो सके। कांग्रेस ने 1957 में इनको पायेपुर असम्बली का टिकट दिया, लेकिन फिर इनके भाई को इसी सीट से टिकट दे दिया। इन्होंने भाई की हिमायत में ये जहर पी लिया। एजाज़ी को कांग्रेस ने एक बार और धोखा दिया। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकी उम्मीदवारी का ऐलान करने के बाद समी नदवी को वहां से टिकट दे दिया गया। इसी वजह से एजाज़ी को कांग्रेस से चिढ़ हो गई। इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन कर लिया और स्वतंत्र पार्टी में रियासती और मुल्की सतह पर मुख्तलिफ़ जिम्मेदारियां अदा की। आखिर में एजाज़ी ने सर सैयद के नक्श कदम पर चलते हुए एजुकेशनल सोसाइटी की तरह अंजुमन खुद्दाम मिल्लत कायम की, जिसने एक स्कूल कायम किया और दूसरी बहुत सारी गैर तालीमी सरगर्मियाँ भी अंजाम दी। एजाज़ी का इंतकाल 26 सितंबर 1966 को इनके घर मुजफ्फरपुर में हुआ।